समाज में सबसे बुरी स्थिति अगर किसी की रही है तो हमारे महिलाओं की रही है। जिनका जो दमन है वो केवल जाति के आधार पर नहीं हुआ, जाति के आधार पर तो हुआ ही, लेकिन क्योंकि वो महिला है इसीलिए भी उनका दमन सबसे ज्यादा हुआ। और इसीलिए बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का महिला का अलग संगठन बनाया था और महिलाओं को लीडरशिप दिया था। और नागपुर के लोग बहुत भाग्यशाली कि नागपुर से महिलाओं की सबसे बड़ी लीडरशिप निकली, जायभाई चौधरी से लेके और भी जो अन्य हमारी महानायिका रही है। लेकिन दुर्दैवी की बात है कि हमने उनके इतिहास को कहीं भुला दिए, उनके इतिहास को हमने ठंडे बस्तों में डाल दिए और उनका इतिहास हमें हमारे सामने बहुत नजर में नहीं आता है। और आज का इस भूमिका को लेते हुए हमारे संगठन में महिलाओं की स्थिति और महिलाओं की पोजीशन हमेशा एक बड़े तौर पे रहेगी और महिलाओं के नेतृत्व को प्राधान्य दिया जाएगा। चिंता हमेशा से बुरी नहीं होती है, चिंता हो सकता है कि कुछ समय के लिए हमें प्रभावित करे, हमें हमारी जो स्थिति है जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक नॉर्मल कंडीशन है, चाहे वो हमारी मानसिक स्थिति हो चाहे हमारे समाज की स्थिति हो, उसको भला ही थोड़े समय के लिए विचलित करे। लेकिन वो विचलन होने के बाद ही हम समाज में एक नया रूप देखते हैं, समाज में एक नई समझ देखते हैं। जब मैं मुंबई में था अभी कुछ दिनों पहले, तो हमारे एक साथी है संगठन के जो काम करते हैं, उन्होंने मुझे बहुत मासूम सवाल पूछा कि राहुल दादा, हम तो एक सामाजिक संगठन है, तो फिर हम राजनीति की दशा क्या है और दिशा क्या होनी चाहिए इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो बहुत मासूम सवाल था और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर हम एक सामाजिक संगठन है तो हमें इस बात की चिंता क्या है। ये तो राजनीतिक पार्टियों को अपने पार्टियों की समीक्षा करनी चाहिए कि वो क्यों जीते और क्यों हारे। और जैसे प्रोफेसर चौधरी ने कहा कि उन पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदों को हमको यहाँ बैठा के पूछना चाहिए था कि आपकी दशा इस तरीके से हुई। तो इसका जवाब यह है कि जो देश हमारा है, जिसको आप भारत में खास करके जो आजादी के बाद का जो देश है, ये जो देश है बाबा साहब कहते हैं ये देश नहीं है और ये देश पूरा बन नहीं सकता है जब तक यहां पे सामाजिक लोकतंत्र नहीं आता है। अगर वो ये कह रहे हैं कि यहां पे लोकतंत्र है लेकिन पूरा नहीं है, ये केवल एक राजनीतिक लोकतंत्र है जहां पर आपको अधिकार दिया है कि आप वोट डाल सकते हो। यह अधिकार है कि आपका और अंबानी का वोट, जिसे कोई अछूत कहता है उसका वोट और जिसे कोई ब्राह्मण कहता है उसका वोट एक समान है। यह राजनीतिक लोकतंत्र तो है, लेकिन समाज में क्योंकि लोकतंत्र नहीं है, यानी दो व्यक्ति एक ही पोलिंग बूथ पर वोट डाल सकते हैं, लेकिन वोट डालने के बाद वो दो व्यक्तियों के बीच में ना रोटी बेटी का व्यवहार है, ना उसके साथ पानी पी सकता है उसका छुआ, और अगर कोई औरत है तो वो मंदिर में नहीं जा सकती है, अगर औरत है तो वो आदमी जब आता है तो पल्लू ले ले या वो किचन में छुप जाए। जब पूरे समाज में असमानता है तो ये राजनीतिक लोकतंत्र जो है, ये बाबा साहब कहते हैं कोई लोकतंत्र नहीं है, ये कुछ समय के लिए ढांचा है जो हमारे लोकतंत्र को आगे लेके जा सकता है। और उम्मीद है उन लोगों से जो इस राजनीतिक लोकतंत्र से जीत के आएंगे वो सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और इस जिसको हम देश कह रहे हैं इसको सच में देश बनाएंगे। तो पूरे दुनिया में जब जिसको मॉडर्न स्टेट कहते हैं कि जो राज्य की कल्पना है वो कल्पना भावनिक आधार पर नहीं है, केवल वो सौदे पर भी है। कि जैसे पश्चिम में जब लोकतंत्र का निर्माण हुआ, या जिसको आप मॉडर्न स्टेट कहते हो, जिसको नया राज्य के जहां पर राजा हटा और सरकारें आई, चुनी हुई सरकारें आई, तो वो एक सौदा हुआ। सौदा ये हुआ कि मेरी यदि जमीन है तो मेरी जमीन पर मेरे आगे के गांव के लोग आक्रमण करके मेरी जमीन ना छीन ले, या मेरा जो महल है उस महल में चोर घुस के या कोई जो गरीब है वो घुस के मेरी प्रॉपर्टी को लूट के मुझे खत्म ना कर दे, या जो गरीब है उसके बीच में समझौता हुआ कि हमारी जो गरीबी है आप कुछ नीति नियम बना के इस गरीबी को दूर करेंगे। तो हर वर्ग का चुनी हुई सरकार या जिसे स्टेट कहते हैं उसके साथ एक सौदा हुआ। आप हमें सुरक्षा देंगे तो हम आपकी राज्य की कल्पना में भरोसा करेंगे,
अगर आप उसमें विफल होते हो तो उसके परिणाम अलग हो सकते हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प टाइम है हमारे समय का, जहां पर दुनिया के दो बड़े पश्चिमी देश जिन्होंने दुनिया पर कब्जा करके रखा था बहुत लंबे समय तक, एक फ्रांस और दूसरा इंग्लैंड, जहां पे इन्हीं मुद्दों के ऊपर सरकारें अभी बदली है। जैसे इंग्लैंड में मजदूर पक्ष जो है वो जीत के आया है, सत्ता में आया है इन मुद्दों के ऊपर कि सरकार गरीबों को, उसके मध्यम वर्ग को रोजी रोटी, शिक्षा और हेल्थ बेनिफिट देने में विफल रही है। और इसीलिए सरकार को जाना चाहिए और दूसरी सरकार को आना चाहिए। फ्रांस में भी, जिसने दुनिया के अलग अलग देशों पर राज किया, वहां पे भी एक ऐसे पार्टी का उगम हुआ है जिसे आप कह सकते हो कि वो कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसे भारत में कहते हैं, या ऐसे विचारों की पार्टी जो क्रांति में भरोसा करती है। तो दुनिया में जहां बदलाव हो रहा है, भारत में एक दूसरा बदलाव हुआ, भारत के लोकतंत्र में, और ये बहुत बड़ा बदलाव है। एक बहुत लंबे समय तक भारत के आजादी के बाद और आजादी के पहले भी जब राजनीतिक लोकतंत्र की शुरुआत हुई, जहां पर लोग चुनाव लड़ने लगे, अंग्रेजों के टाइम पे भी चुनाव लड़े जाते थे, और लोग जीत के लोकल असेंबलीज में जाने लगे, या पार्लियामेंट में, जिसे आप अभी विधानसभा कहते हो, पार्लियामेंट में वहां पर जाने लगे। हम वहां उस समय से लेके आज के इस समय तक एक आइडियोलॉजी का उगम हुआ, उस आइडियोलॉजी का जिसको हम आज कहते हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई। यानी समाज में दबे कुचले समाज के लोगों की राजनीति करना, उनके हक, उनके अधिकारों की बात करने वाले संगठन बने, राजनीतिक पक्ष बने, वो कुछ हारे कुछ जीत के गए। तब से लेके अब तक की लड़ाई जो है, जिसमें हमारे बाकी वक्ताओं ने जिसका मेंशन किया, यानी बाबा साहब की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से लेके आप उत्तर भारत में जो अलग अलग संगठन बने, चाहे दक्षिण भारत में जो अलग अलग एमसी राजा और अलग अलग तरह के शेड्यूल कास्ट के और बाकी बैकवर्ड कम्युनिटी के लीडर बने, उनकी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी और जो विमर्श था, वो विमर्श इस देश में चलते 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 हुए यहां तक आया है। और जब इस इलेक्शन तक आया तो हम ये देखते हैं कि इस विमर्श के आधार पर चुनाव लड़ा गया। पूरे चुनाव को शुरू से लेकर आखिर तक आप देखिए, चाहे वो इस देश के प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को देखिए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीत के आ गई तो ये एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। कांग्रेस का विमर्श देखिए और कांग्रेस से जुड़ी हुई गठबंधन की पार्टियों का विमर्श देखिए, वो ये बार बार कह रहे हैं कि ये लोग, बीजेपी के लोग जीत के आ गए तो संविधान खत्म कर देंगे, आपके आरक्षण को खत्म कर देंगे, बाबा साहब ने दिए वो आपके आरक्षण को खत्म कर देंगे। शुरू से लेके आखिरी तक यह विमर्श चला, लेकिन परिणाम, जिन लोगों ने इस विमर्श को पैदा किया, पाला पोसा, जिसके ऊपर राजनीति की, उसका एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा यह बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है, जहां पर दुनिया में सर्वहारा दबे कुचलों की राजनीति दोबारा से उगम हो रही है। वहीं पर भारत जैसा देश, जहां पर दबे कुचलों का विमर्श आगे आ रहा है लेकिन उनकी राजनीति खत्म हो रही है। ये मेरे ख्याल से फॉर मेनी पॉलिटिकल साइंटिस्ट और समाजशास्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ा विषय है कि वो इसको कैसे समझते हैं। इलेक्ट्रोली के किसने किसको वोट किया, कैसे वोट किया, वो एक अलग उसका विश्लेषण हो सकता है, लेकिन बड़े तौर पे, और जैसे मैंने कहा कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र केवल एक भावना का विषय नहीं है, तो सौदेबाजी भी है। और मैं बहुत कठिन शब्दों में कह रहा हूं कि ये सौदेबाजी भी है, खास करके उन वर्गों के लिए जो प्रस्तापित है, जिनको अपनी सत्ता बचानी है, जिनको अपनी प्रॉपर्टी बचानी है, उनके लिए लोकतंत्र एक सौदाबाजी है कि आप मेरी प्रॉपर्टी की, मेरी कंपनी, मेरी फैक्ट्री, मेरा जान माल की आप सेवा करेंगे, उसको सुरक्षा देंगे, इसके लिए मैं आपको वोट देता हूं। अमिताभ बच्चन इसलिए वोट देगा क्योंकि उसके बंगले के सामने एक वाघमारे जो है रात को डंडा लेके कुत्तों को भगाएगा, वो उसके लिए वोट देगा। उसका
या उसके प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसके लिए वोट देगा। अंबानी, उसकी रिफाइनरी कैसी बचे, उसकी सत्ता कैसे बची, इसके लिए वोट दे, उसके लिए सरकार से सौदेबाजी करेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस देश का गरीब, मजलूम, जिसको आप दलित, पिछड़ा, आदिवासी कहते हैं, ये किस चीज के लिए वोट देता है? इसका सौदा इस देश के राज्य के साथ, इस भारत राज्य के साथ क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ SC, ST, OBC एंड अदर मार्जिनलाइज्ड विद द इंडियन स्टेट? मैं कहता हूं उसका जो संबंध है भारत सरकार या भारत राज्य के साथ में, वो केवल इतना भर है कि वो उसके रोजमर्रा के पेट पानी के और उसके इज्जत के मसलों के ऊपर उसको सुरक्षा दे, कि अगर मैं किसी जाति से आता हूं तो मुझे कोई छुआछूत करके ये ना बोले कि तुम्हारे पास डिग्री तो है लेकिन तुम क्योंकि एक जाति से आते हो मैं तुमको नौकरी नहीं दूंगा। इस चीज की सुरक्षा करे इस देश का सरकार, चुनी हुई सरकार, कि वो ये बोले कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो और यदि आपने किया तो आपको दंड दिया जाएगा। ये हमारे मसले हैं। इस देश के आदिवासियों के मसले क्या है कि आप हमारी जिस जंगल जमीन से मेरा पेट भरता है उसको किसी अडानी, अंबानी या किसी टाटा बिरला को मत दो। अगर देते हो तो मुझे उसका इतना मुआवजा दीजिए कि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से बसर कर पाऊं। उसके रोजमर्रा की जिंदगी के मसले हैं। तो हमारा जो सोशल जस्टिस जिसे आप सामाजिक न्याय जिसे बोलते हैं, तो उसमें एक आइडियलिज्म है, एक और आइडियल होना बहुत जरूरी है कि हम ये कहते हैं समानता होनी चाहिए। समानता नहीं है, समानता होनी चाहिए, ये एक आइडियल है, होनी चाहिए और आइडियल होना चाहिए। और क्योंकि आइडियल है, आप लड़ोगे तो उससे कुछ हासिल होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय होना चाहिए क्योंकि सामाजिक न्याय नहीं है और उसके लिए लड़ेंगे तो हमको उससे कुछ मिलेगा। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जो मुझे मासूम सवाल पूछा गया उसका जवाब ये है कि हम क्यों इस टॉपिक के ऊपर मंथन कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि जब आपकी बनाई हुई पॉलिटिकल पार्टियां के जो नुमाइंदे हो पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, उनकी गलतियों के कारण भी नहीं है, उनकी भी अपनी गलतियां हैं, और जो चुने हुए हैं उन पर हमको भरोसा नहीं है क्योंकि उन्होंने पास्ट में, पूर्व में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं दिया कि उन्होंने ये बताया कि वो हमारे साथ खड़े। चाहे यहाँ का खैरलाइन जी हो जो कांग्रेस के टाइम पे हुआ, वहां पे हमने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहाँ के चुने हुए MLAs को देखा कि उनका, जैसे बाबा साहब ने बोला कि अगर पार्टी और मेरे समाज की बात आएगी तो चौधरी सर ने कहा तो मैं समाज के साथ खड़ा रहूंगा। हमने खैरलाइन जी के वक्त ये देखा, हमारे नेता ये कह रहे थे जब समाज और पार्टी की बात आएगी तो हम पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, समाज के साथ नहीं खड़े रहेंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं कि जहां पर जिससे आप आंबेडकरवादी पार्टियां कहते हैं उसके एक भी कोई नुमाइंदा पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ नहीं, और जो नुमाइंदे आपके जीत के गए हैं उन पर हमको भरोसा नहीं है। तो फिर जो समाज सरकार से आस लगा के बैठा हुआ है कि आप हमारी जो अधिकार है उसको सुरक्षा देंगे, हमारे आरक्षण को सुरक्षित रखेंगे, हमारे साथ छुआछूत नहीं होगी, हमारी बेटी बहुओं की इज्जत बरकरार रहेगी, आप पुलिस भेजेंगे, ये सब रहेगा, उसके लिए हमने वोट किया है, संविधान बचाने के लिए वोट किया हुआ है। और जब आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है तो फिर ये दोबारा से समाज की जिम्मेदारी बन जाती है कि जब आपकी राजनीति हार चुकी है तो दोबारा से ये समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उस राजनीति को जिंदा करे। और अगर वो जिंदा नहीं कर सकता है तो केवल इतना तो काम करे कि जो बंदे, जो नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर शेड्यूल कास्ट के रिजर्व सीट के ऊपर जीत के गए हैं, अगर वो हमारा मुद्दा नहीं उठा सकते हैं तो इतना तो हमको प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा कि वो समाज में अगर आए तो सर नहीं उठा सकते हैं, इतना तो प्रेशर हमें बिल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग नालायक बन जाएंगे, वो समाज के मुद्दे भी नहीं उठाएंगे और समाज में आके छाती चौड़ी करके चलेंगे भी। अभी अगर हम लोग दो लोग सवाल खड़े करेंगे कि आपने ये छत्रपति शाहू महाराज स्कॉलरशिप का मुद्दा था और ये मुद्दा हमारे बच्चों के फॉरेन एजुकेशन का मुद्दा है, आप इसको बंद कर रहे हैं, हमारा एक भी MLA वहां पे तांडव नहीं कर रहा है, वहां पे कोई बात नहीं खड़ी कर रहा है, तो कल जाके अगर यहाँ पे कोई MLA आता है तो हम उसको पूछ सकते हैं और वो छाती चौड़ी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पूछने वाले लोग हैं। और इसीलिए सामाजिक संगठन की जिम्मेदारी आज की इस तारीख में
जहां पर हम राजनीतिक तरीके से हार चुके हैं, वहां पर समाज और सामाजिक संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के राजनीति की दशा और दिशा को भी तय करे, ताकि आने वाली जो लीडरशिप है, आने वाली जो राजनीति है, वो सक्षम बन सके और उसको इस बात का पता हो कि ये जो राजनीति निकली है ये समाज की राजनीति है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के पहले भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुरों के जो सीटें थी, जो पिछले इलेक्शन में जीत के आई थी, इस बार कम सीटें दी। आपको पता है ठाकुर के बड़े बड़े सम्मेलन हुए। ठाकुरों के लिए तो कोई राजनीतिक आरक्षण नहीं है कि ये बोला जाए कि ये सीट आपके लिए आरक्षित है, और वो सक्षम भी है, जिनके पास जमीनें हैं, धन दौलत है, लेकिन उनको पता है कि राजनीति का महत्व क्या है उनके जीवन में। उनके वर्चस्व को बचाने के लिए राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है, उनको पता है। इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े सम्मेलन किए और ये कहा कि अगर बीजेपी हमारे लोगों को इलेक्शन में टिकट नहीं दे रहे हैं तो हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। उन्होंने खुले रूप से बीजेपी को चेतावनी दी और प्रार्थना ली कि हम बीजेपी को इस बार मतदान नहीं करेंगे। यह होता है उस समाज की भूमिका जो अपने आप को मजबूत और प्रबल मानता है। वो खड़ा होकर कहता है कि हम आपको वोट नहीं देंगे अगर आपने हमारे बंदे को अगर आपने जो है टिकट नहीं दिया। जो दबा कुचला तबका है वो डरता है। जैसे मुसलमान इस देश का आजादी के बाद में जो है जिसको डराया गया, एक धार्मिक अल्पसंख्यक होने की राजनीति की गई और वो राजनीति के आधार पर मुसलमान को सुरक्षा के मसलों के ऊपर डराया गया। और मुसलमानों ने इस देश में तब से लेकर आज तक कभी सरकार को यह सवाल नहीं पूछा कि हमारे शिक्षा का क्या, हमारे रोजगार का क्या, हमारी रोटी का। उसने केवल एक ही सवाल इस देश के सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी को पूछा कि हमारी सुरक्षा का क्या। उसी तरीके से इस देश में एक लंबे समय तक शेड्यूल कास्ट के समाज के लोगों ने केवल इतना ही सवाल पूछा, अरे संविधान का क्या, संविधान तो बचेगा ना। और उस आधार पर हमने इस बार वोट किया। तो लोकतंत्र में हमने ये नहीं देखा कि हम अपने पार्टी को वोट दे रहे हैं कि किसी और पार्टी को दे रहे हैं। हमने इस मुद्दे को वोट दिया कि संविधान बचना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी भी आधुनिक लोकतंत्र के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही यानी मैं कहूंगा कि एक प्राउड होने वाली बात है कि हम एक ऐसा समाज है जो संविधान बचाने के लिए वोट करते हैं। जहां पर एक ठाकुर मेरे ठाकुर को क्यों सीट नहीं दिया, इसीलिए अपना मतदान बदलता है। जहां पर ब्राह्मण बनिया और इस देश का तथाकथित अपर कास्ट हिंदू, जो अभी सर ने डेटा दिया, वो हिंदुत्व की राजनीति जो इस देश का आरएसएस वीएचपी करता है, जो मुसलमानों को दुश्मन बताता है और जो अडानी अंबानी के साथ खड़ा रहता है, उस राजनीति के साथ खड़े रहने वाले लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। ऐसे समय में संविधान बचाने की लड़ाई को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक इस देश का खास करके शेड्यूल कास्ट संविधान बचाने वाले मसले ऊपर वोट दे रहा है। तो मेरे ख्याल से इस देश का सबसे जागरूक कम्युनिटी इस देश का शेड्यूल कास्ट है। और राजनीतिक लोकतंत्र में वोट को कल्टीवेट किया जाता है। जैसे जमीन में खेती होने के लिए, बंजर जमीन में खेती होने के लिए उसको सींचना पड़ता है, उसमें पानी देना पड़ता है, उसमें उसको बैल हल चलाना पड़ता है, उसमें आपको जो है बार बार उसकी देखरेख करनी पड़ती है, जमीन को सुपीक बनाना होता है और तब जाके उसे फसल आती है। उसी तरीके से राजनीतिक लोकतंत्र में किसी एक समाज को राजनीतिक यानी वोट बैंक के रूप में तैयार करने के लिए समय लगता है। भारत के आजादी के बाद में 3 वोट बैंक बने। आजाद जैसे भारत हुआ, एक खुले रूप से 3 वोट बैंक तैयार हुए। एक वोट बैंक जैसे मैंने कहा मुसलमानों का, भारत यानी डिवाइड हुआ, पाकिस्तान बना और भारत का एक बहुत बड़ा मुस्लिम तबका ये महसूस करने लगा कि इस देश में अभी हम जो है वो माइनॉरिटी है, वो अल्पसंख्यक है। और वो अल्पसंख्यक है इसीलिए जो बड़ी संख्या में लोग हैं उनसे उनको वो असुरक्षित महसूस करते हैं। और एक ऐसे धड़े की राजनीति भी उस समय शुरुआत हुई जिसमें हम आरएसएस और हिंदूवादी संगठन, ब्राह्मणवादी संगठन कहते हैं, उन्होंने भी उनको डराया। और डर का फायदा दूसरी ब्राह्मणवादी पार्टी यानी कांग्रेस को हुआ, जिन्होंने लंबे समय तक और मुसलमानों को डराया।
जहां पे राजीव गांधी ने कहा कि बाबरी मस्जिद का ताला टूटना चाहिए, और बाबरी मस्जिद की राजनीति राजीव गांधी ने शुरुआत की थी, और बाद में उसका हर्ष अलग तरीके से हुआ। तो मुसलमान को डरा डरा के वोट मांगा गया, तो एक वो वोट बैंक तैयार हुआ। दूसरा वोट बैंक जो मैंने कहा, जो संविधान की रक्षा करने वाला वोट बैंक, जो समानता समाज में आनी चाहिए, इसके ऊपर बात करने वाला वोट बैंक तैयार हो, जिसे हम दबे कुचले समाज का वोट बैंक कहेंगे, जिन्होंने इस देश की राजनीति में बदलाव की। तीसरा वोट बैंक था इस देश में वो समाज का जो ये नहीं चाहता था कि मुसलमान इस देश में समान नागरिक का रूप तरीके से समान नागरिक के तौर पे रहे, जो ये नहीं चाहता था कि इस देश का दबा कुचला दलित, आदिवासी, मजदूर और जो पिछड़ा है, जिसके पास जमीन नहीं है, कि वो भी राजनीति करके अपनी बराबरी में बैठे, जो नौकरियों में हमारे बराबरी में बैठे, जो नहीं चाहता था, जो इस देश का ब्राह्मणवादी अपर कास्ट, हिंदू अपर कास्ट जो वोट है, वो एक वोट तैयार हुआ। और वो वोट सबसे पहले पता है किसको मिला? वो वोट सबसे पहले कांग्रेस को मिला। और लंबे समय तक, जब तक जनता पार्टी का निर्माण नहीं होता है, तब तक वो वोट बैंक कांग्रेस के साथ रहा, लंबे समय तक, क्योंकि कांग्रेस तब तक खुले रूप से आरक्षण का सपोर्ट नहीं करती थी, खुले रूप से, या सामाजिक न्याय के मुद्दों पर जो लड़ाई लोग लड़ते हैं उनको जातिवादी कहती थी। यानी अगर आप मीडिया को देखते हैं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के खिलाफ जो लिखान उस समय में हुआ, या जो बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से हुई, और ये जहां पर हम खड़े हैं, इसका बहुत बड़ा इतिहास है, जहां पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोग जीत के आते थे उत्तर नागपुर से। यहां पे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कैंडिडेट को जो बातें कही जाती थी कि ये जाति के नाम पर देश को डिवाइड कर रही है, जाति वाले लोग हैं, तब से लेके बहुजन समाज पार्टी के बनने तक और अभी के वंचित बहुजन आघाड़ी तक बार बार ये कहा गया था कि ये तो जाति के नाम पर वोट मांगने वाले लोग हैं। कांग्रेस कहती थी, कांग्रेस के विचारवंत कहते थे, जो आज इस देश में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, और इंक्लूडिंग योगेंद्र यादव ऑल्सो, जो आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, योगेंद्र यादव जैसे और तमाम ऐसे लोग हैं जो इस राजनीति को गुनहगार मानते थे भारत में जाति को जिंदा रखने के लिए, जिन्होंने बहुत बार लालू से लेके बहन मायावती तक और तमाम जो समाज में उस तरह के लीडर थे जिन्होंने इस तरह की राजनीति की, उनको गुनहगार माना। आज वो लोग लामबंद हो गए इस बात के ऊपर कि हमको सामाजिक न्याय के मुद्दों को आगे रखना है, चुनाव लड़ना है, क्योंकि उनको ये पता है, जो हम कहते थे उस वक्त में, जो हमारे नेता कहते थे, हमारे सामाजिक संगठन कहते थे कि इस देश में आरएसएस, बीजेपी को और उनके हिंदुत्व को अगर कोई टक्कर दे सकता है और नस्तनाबूद कर सकता है, तो इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई कर सकती है, और जिनको आप छोटी जात के लोग कहते हो, उनकी लड़ाई कर सकती है। आखिरकार उनको मानना पड़ा, और उन्हीं मुद्दों को लेकर उन्होंने आगे रख के, जहां पे राहुल गांधी भी जाति जनगणना की बात कर रहे थे, जाति जनगणना का सबसे बड़ा विरोध अगर इतिहास को मैं खंगलूं तो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के विचारवंतों ने किया है। जिन विचारवंतों को कांग्रेस ने पाला पोसा यूनिवर्सिटी के अंदर, जिनको बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप दी, उन विचारवंतों ने जाति जनगणना के खिलाफ भर भर के किताबें लिखी है, भर भर के आर्टिकल लिखे हैं, विदेशी मीडिया को बयान दिया हुआ है। और बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग तो हमको पता ही है, उनके बारे में इसलिए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि खुले रूप से हमको पता है कि उनकी राजनीति और उनकी आइडियोलॉजी क्या है। यानी आप हेडगेवार और गोलवलकर की लिखी हुई किताबें अगर पढ़ते तो हमको पता है कि कितना विष, कितना जहर उनके दिमाग में था हमारे लोगों के प्रति और इस देश के, जिनको वो नीची जाति के लोग कहते हैं, उनके प्रति। तो बात आज उनकी हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि उनके बारे में हमें खुला चिट्टा पता है, लेकिन हम बात उनके बारे में करना चाहते हैं क्योंकि हमारा वोट इस बार उनको गया है। तो सवाल यह आता है कि अगर हमने उन्हें वोट दिया है तो कोई जिम्मेदारी तो बनती है। अगर आपने हमारा वोट लिया है तो समाज ने सवाल पूछना पड़ेगा कि अगर आपको हमारा वोट मिला है तो अभी हमारे अधिकारों का क्या, अभी संविधान का क्या? संविधान का मतलब क्या है? लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं। संविधान का मतलब है कि संविधान में लिखे गए नीति नियम, संविधान में लिखे गए कमजोरों के लिए प्रावधान, इसका क्या? खास करके जब अब इलेक्शन आने वाले हैं, वो समाज जो सरकारी स्कूल में पढ़ लिख के बड़े मुश्किल से
गवर्नमेंट में आरक्षण था इसलिए नौकरी मिली, क्लर्क बना, बाबू बना, उसके बच्चे आईएएस बने, प्रोफेसर बने। वो समाज का आरक्षण आज प्राइवेटाइजेशन से वजह खत्म हो चुका है। और आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में जो आरक्षण की सीमा अभी है वो केवल 2% की है। 2% नौकरियां आरक्षित है, उसमें भी उन्होंने अपर कास्ट को डाल दिया ईडब्ल्यूएस के नाम पे। और जो 2% है उसको भी लागू नहीं करते हैं। और जो बाकी जो नौकरियां है, जो सो कॉल्ड अच्छी नौकरियां है, वो सारे की सारी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है। और प्राइवेट सेक्टर आपको पता है, प्राइवेट सेक्टर कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये होता है कि सरकार मुझे लीज पे जमीन देती है। मैं अगर झारखंड में और उड़ीसा में अगर मैं वहां से कोयला लेना चाहता हूं सरकारी टेंडर से, तो सरकार मुझे उसके लिए सब्सिडी देता है। सरकार मुझे रोड बना के देती है, सब कुछ मुझे सरकार देती है, जमीन मुझे एक तरीके से फ्री में देती है, यहां तक कि बैंक का लोन सरकार देती है। जो बैंक का लोन, इस देश का फाइनेंस मिनिस्टर का आंकड़े कहते हैं कि इस देश में जिन जिन लोगों ने हजारों करोड़ लोगों का जो लोन है इस देश की सरकारों ने माफ किया है। किसका? इस देश के उद्योगपतियों का। और ये उद्योगपति कौन है? जाति अगर इनकी देखा जाए तो इस देश के बामन, बनिया और बाकी जिसको आप अप्रकाश कहते हैं वो है। तो इसका मतलब जो संवैधानिक आरक्षण कमजोरों के लिए था उसको इन्होंने ये कह के नहीं हटाया कि हम आपका आरक्षण हटा रहे, नहीं। वैसा करेंगे तो समाज में आंदोलन हो जाएगा, वैसा नहीं करेंगे। जो सरकारी इकाई है, जो सरकारी फैक्ट्री है, जो सरकारी कारखाना है, जो सरकारी कंपनी है, जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, जो सरकारी अस्पताल है, इसको जो है प्राइवेट के हाथ में दे दो। अब जब वो प्राइवेट के हाथ में चला गया तो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा नियम होता है प्रॉफिट, कि अगर मुझे अभी सरकार 100 मजदूरों को बोल रहा था कि 100 लोगों का जरूरत है एक प्रोडक्ट बनाने में, एक बिजली का खंभा बनाने में या एक बिजली का खंभा लगाने में 100 लोगों की जरूरत होती है। मैं अगर प्राइवेट कंपनी का मालिक हूं तो मैं बोलूंगा नहीं, 30 लोगों में ये खंभा लगेगा, क्योंकि जो 70 लोगों का सैलरी बचेगा वो मेरे जेब में जाएगा। और जो 30 लोग काम करेंगे इनको जो मैं है इनको बोलूंगा भाई आपका जो है एवरीडे के ऊपर काम है, अगर आपने 12 घंटे काम नहीं किया तो निकलो। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और कहां जाओगे आप? नौकरी नहीं है तो आपका बच्चा कहां जाएगा? तो जो समाज सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में थोड़े ही बहुत नौकरी पेशे में आ रहा था उसको एक तरह से बड़ा सा ब्लॉक लगा दिया कि अभी आप यहां पे नहीं आ सकते हो। आपके बच्चे जिनको लगता था कि मैं क्योंकि सरकारी नौकरी में हूं तो मेरा बच्चा सीए बन जाएगा या कोई बड़ी कलेक्टर बन जाएगा, ये अभी धीरे धीरे बंद हो रहा है, क्योंकि वो सरकारी जो खाते थे उनको बंद करके प्राइवेट के हाथ में दिया जा रहा है। अभी आप बोलोगे नहीं तो फिर प्राइवेट में हम लोग नौकरी करेंगे। तो हो ये रहा है कि जब आप प्राइवेट नौकरी में अप्लाई करते हो, भला ही आप आपकी जात नहीं लिखते हो, लेकिन आज साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप जब आपका सीवी भेजते हो तो वो पता करते हैं कि आपकी जात क्या है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के जो यूजीसी के चेयरमैन रहे हुए सुखदेव थोरात, वो अपने अध्ययन में ये कहते हैं कि अनुसूचित जाति और माइनॉरिटी के बच्चे सेम क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी जब अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं नौकरी के लिए, तो उन बच्चों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता और केवल जिनको तथाकथित हिंदू ऊंची जाति के लोग कहा जाता है उनको बुलाया जाता है। और इसका परिणाम यह हुआ, अभी एक रिपोर्ट अजीम प्रेम जी ने रिलीज की है, उसमें ये कह रहे हैं कि भारत में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो असुरक्षित यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। आपका बंधुआ मजदूर जो है कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, किसी घर में झाड़ू पोछा ज्यादा करते हैं, इनकी संख्या ज्यादा है। और जो प्राइवेट सेक्टर में बड़ी नौकरियां है उसमें वो ना के बराबर है। ये सब स्थिति जब हमारे सामने है तो हमारे संगठन ने यह बोला कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए। जो जिसे आप निजी क्षेत्र कहते हो, हम कहते हो निजी क्षेत्र नहीं है, वो सरकारी बैंकों के लोन से चलता है, वो सरकारी जमीन से चलता है, वो सरकारी पानी और जो टैक्स
उनको नहीं भरना पड़ता है, उसको जो टैक्स का मुबदला उनको मिलता है, जिस तरीके से सब्सिडी मिलती है, उससे चलता है। और सरकार के पास पैसा कहां से आता है? सरकार का रेवेन्यू जो है वो इस देश की जनता से आता है। और इस देश की जनता कौन है, कैसे रेवेन्यू देती है? अभी जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत का 60% जो जीएसटी है वो इस देश के वर्किंग क्लास से आता है। और इस देश में वर्किंग क्लास कौन है? इस देश का मजदूर कौन है? इस देश का एससी एसटी ओबीसी है, जिसको आप बहुजन कहते हो, जिसकी संख्या 90% तक है, और जिसकी संख्या 10% की या 15% के बीच में है, वो इस देश का सारे के सारे इकोनॉमिकल इंडस्ट्रीज, आपका मीडिया से लेके आपका माफिया, यहां तक कि आपकी इलेक्शन कैसे लड़े जाएंगे, वो सब तय करता है। तो इसीलिए हमारा ये मानना है कि जो निजी क्षेत्र है, उस निजी क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज को आरक्षण मिलना चाहिए। और इसीलिए हमने पहली कॉन्फ्रेंस की थी नागपुर में, नागलोक में, और उसमें वो रेजोल्यूशन पास किया गया था। तो ये जो मुद्दा है कि दशा और दिशा क्या होनी चाहिए, तो हमारा ये कहना है कि क्योंकि जिनको हमने वोट दिया है संविधान बचाने के नाम पर, वो संविधान तभी बच पाएगा जब हम अपने हकों को बचा पाएंगे। और हम उनको भी सवाल पूछेंगे कि क्या आपने हमारा मुद्दा, जैसे हमारा मुद्दा ये है सबसे बड़ा मुद्दा कि निजी क्षेत्र में एससी एसटी ओबीसी समाज को आप आरक्षण देने के पक्ष में है या नहीं है, और यदि आप पक्ष में नहीं है तो हम आपके खिलाफ है। अगर जो हमारी डिमांड के साथ खड़ा नहीं है, समाज में यह होना चाहिए, अब प्रकाश समाज में ये जागरूकता है कि भाई अगर एक बनिया समाज में गुजरात में एक आंदोलन चला था कि आप रिटेल में, रिटेल यानी जो दुकानें होती किराने की, इस किराने का दुकान में आप जो बड़े बड़े दुकान लगती है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, सुपर स्टोर कहते हैं, कि आप एक बड़ी किराना डीमार्ट जैसा स्टोर हो गया जहां पर आप लोग कहेंगे कि हम आपको डिस्काउंट देंगे। अगर आप ऐसा करोगे, जिसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर लाओगे, तो मेरी छोटी बनिया की दुकान तो डूब जाएगी। इसका विरोध करने के लिए बनिया समाज ने आंदोलन किया है और उनके नेताओं को बात माननी पड़ी। उनके नेताओं ने बात उठाई पार्लियामेंट के अंदर कि रिटेल में एफडीआई नहीं आएगा, यानी बाहर का जो निवेश है, जो बाहर के बड़े बड़े उद्योगपति है, जो वो ये कहेंगे कि कोलगेट जो है अभी आपको 5 रुपए का शैशे मिलेगा या आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप मेरे बड़े से दुकान में आइए, आप कोई भी हो आप आ सकते हो, यहाँ पे एसी है, यहाँ पे सब कुछ है, स्टैंडर्ड है, आपको आना है और कम पैसों, यानी आप जो अनाज लेंगे उसके ऊपर 10% 20% डिस्काउंट हम देंगे। इस तरह के जो सुपर स्टोर है, बनियों को लगाकर ये आ गए तो हमारी छोटी दुकानें खत्म हो जाएगी। वो छोटी दुकानें बचाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, हमारा तो कुछ भी नहीं है। हमारे लोगों की एक पंचर की दुकान है, हमारे समाज की ज्यादातर महिलाएं किसी के घर में किसी का कूड़ा उठा रही है, किसी की साफ सफाई कर रही है, हमारा आदमी किसी बामन बनिया किया जो है गुलामी कर रहा है, किसी ठाकुर किसी मराठे के यहाँ पे गाली खा के उसे खेत में काम कर रहा है ताकि उसको 2 की रोजी रोटी मिले। ऐसे घड़ी में, ऐसे समय में हमारा डिमांड क्या होना चाहिए, या जिनको हम वोट कर रहे हैं उनके प्रति हमारा क्या डिमांड होना चाहिए, ये तो तय होना चाहिए। और ये तय करने के लिए समाज में सामाजिक मूवमेंट और खास करके पढ़ा लिखा जो वर्ग है, जिसके पास वक्त है, क्योंकि जो 8 घंटे का, अभी सर है यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे आर्टिकल लिखते, कि कैसे लिख पाते, क्योंकि एक नीति नियम है कि वो 8 घंटा ही काम कर, यानी उनको बताया गया कि आपका एक टाइम शेड्यूल है, आप आओगे, आपको टाइम दिया जाएगा पढ़ने का, लिखने का, ताकि आप लिख सको। एक कोई व्यक्ति अच्छी पोजीशन पे कलेक्टर काम करता है, उसको टाइम दिया गया है ताकि वो घर में अपने बीवी बच्चों के साथ खेल सके, कूद सके, उनको वेकेशन पे लेके जा सके, है ना। तो जिन वर्ग हमारे समाज में जिनके पास वक्त है सोचने का, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो समाज में इस तरह के विमर्श को, इस तरह के सामाजिक मूवमेंट के और संघर्ष को आगे बढ़ाए। और वही भूमिका लेते हुए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ ने भूमिका ली है कि पूरे भारत भर में जो हमारा एक पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसके रोजी रोटी के मसले नहीं है, वो एक सब साथ में आए और जिनके रोजी रोटी के मसले हैं उनके लिए काम करें। हाँ, पे बैक तो करें ही, लेकिन पे बैक तो एक, मैं कहता हूं कि एक नैतिकता का सवाल है कि आपके मन में भाया कि भाई मैं बड़ा गुनहगार महसूस कर रहा हूं, आरक्षण लेके मैंने
समाज को पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो अभी ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तो समाज के लिए कुछ करूं। तो चलो एक बच्चे को मैं 1000 रुपया दे देता हूं ताकि वो कहीं पे एडमिशन ले ले या गोली उली खा ले। ये ऐसे नहीं चलेगा। समाज में सामाजिक संगठन एक नैतिकता से नहीं चलता है, केवल नियम से भी चलता है कि नियम है, और ये नियम और वो नियम सुनिश्चित करता है कि समाज में जो व्यक्ति अपने दबे कुचले समाज की तरफ मुड़ के नहीं देखता है, उस व्यक्ति का समाज में बहिष्कार होना चाहिए। उस व्यक्ति का समाज में बहिष्कार होना चाहिए, ना उससे मंच मिलना चाहिए, ना उस पर रास्ते पे इज्जत मिलनी चाहिए। ये बहुत, अगर हम क्योंकि और तो कोई नियम नहीं है, आप तो कोई कानून नहीं बना सकते ना जिसको आप कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन काय का रिप्रेजेंटेशन? मैंने पढ़ा लिखा, मुझे आरक्षण मिली, मुझे नौकरी लगी, अभी मैं अपने झोपड़पट्टी में जाके अपने झोपड़पट्टी के छोटी लड़कियां लड़कों को मदद करूं ना करूं, इसका कोई नियम थोड़ी है। सरकार ने कोई नियम थोड़ी बनाया कि मुझे आरक्षण से नौकरी मिली है तो वापिस जाके अपने गरीबों को मदद करूंगा, कोई नियम नहीं है। अगर सरकार ने नियम नहीं बनाया है, संविधान ने नियम नहीं बनाया, तो समाज को नियम बनाना पड़ेगा कि जिन लोगों ने आरक्षण का फायदा उठाया है वो समाज के लोग अगर समाज की तरफ मुड़ के नहीं देखते, जैसे मैंने कहा, तो समाज ने उनका बहिष्कार करना चाहिए, और जब वो रास्ते पे चले तो उनको इज्जत भी नहीं देना होगा। जब तक हमें नहीं करेंगे तब तो जैसे मैंने कहा कोई नियम नहीं है। और ये सामाजिक संगठन कर सकता है, क्योंकि सामाजिक संगठन भला ही चंद लोगों से चलता है, लेकिन वो चंद लोग समाज में नहीं चेतना का जागरूक करते। जैसे आरएसएस है, आरएसएस जब बना उनका पहला यात्रा निकला था रामटेक में। अगर आप आरएसएस के देखोगे, चुनिंदा लोग थे, चुनिंदा मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन सारे ब्राह्मणों को और बाद में अलग अलग जातियों को लोग को जोड़ा। और आज मैं ये कह सकता हूं, उनके वेबसाइट और उनके अलग अलग काम को देख के कह सकता हूं, भारत में एकमात्र कैडर बेस्ड संगठन जो जिंदा है, मजबूत है और जो जमीन पे काम कर रहे हैं वो आरएसएस का है। ऐसे लोगों का है जिनकी संख्या इस देश में कम है, और वो संगठन हमसे प्रेरित हुआ है। आरएसएस समता सैनिक दल के बाद में बन रहा है, और समता सैनिक दल का जो ड्रेस कोड है हूबहू आरएसएस का है। बाबा साहब का जो समता सैनिक दल का संविधान लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए। डंडा हाथ में, खाकी हाफ पैंट, हाफ शर्ट, जूता, जो बाबा साहब ने कहा हूबहू, और लाठी बाबा साहब ने कहा था हूबहू आरएसएस ने लिया। उन लोगों ने हमसे चुरा के हमारे सामने सबसे बड़ा संगठन बना दिया, क्योंकि वो होता है कि वहां पे एक बहिष्कार होता है। भला ही वो लोग राजनीति हार जाए, मैं कहता हूं बीजेपी कल पावर में नहीं रहेगी, हो सकता है, लेकिन ये बात जरूरी है कि ये लोग अपनी राजनीति को नहीं छोड़ेंगे, या वो उन लोगों के साथ में खड़े होते नहीं दिखेंगे जो उनको लगता है उनके खिलाफ है, या अपने लोगों को बहिष्कार करेंगे जो उनको लगता है कि उनके राजनीति के साथ खड़े नहीं है। तो संगठन की बहुत बड़ी ताकत होती है, और मुझे लगता है हमारे लोग बार बार, खास करके जैसे सर ने भी कहा कि नागपुर में बड़ा मुश्किल है। जब हमने भी संगठन बनाया तो हमें कहा इतने सारे संगठन तुम क्यों बना रहे हो? मैंने कहा मैंने बहुत सारे संगठन को देखा, उसके बाद में बनाया। मैं जिन जिन संगठनों में गया, सबसे ज्यादा वहां पे हमारे समाज के बुजुर्ग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, अब जिनके पास कोई काम नहीं बचा है। कोई किसी का बच्चा कहीं और पढ़ रहा है, तो किसी का बच्चा विदेश में नौकरी कर रहा है, वो शाम को 5-6 बजे आके अपना चर्चा करते हैं। अच्छी बातें करनी चाहिए, और लेकिन समाज का जो एक बड़ा वर्ग है, और खास करके हमारे संगठन की जो भूमिका है वो ये भूमिका है कि शेड्यूल कास्ट समाज में जो ज्यादातर लोग हैं, जिसको आप मेरे ख्याल से 80 से 90% गिन सकते हो, इवन आपके नागपुर में भी, वो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जो गांवों में रहते हैं। ऐसे समाज के बीच में अगर कोई संगठनात्मक तरीके से काम नहीं खड़ा कर पा रहा है और केवल एक भावनिक आधार पर अपने मूवमेंट को कहीं खड़ा कर रहा है, तो हमें लगा कि ऐसे वक्त में जहां पर इस तरह का कोई संगठनात्मक काम नहीं कर रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समाज का जो यूथ है, जो अम्बेडकराइट यूथ है, वो उसको आगे लेके जाए और एक ऐसा संगठन बनाए जिसमें केवल एक व्यक्ति की ना चले, लेकिन संगठन में लोग काम कर रहे हैं उसके हिसाब से संगठन चले, एक आंतरिक लोकतंत्र रहे। इसी तर्ज पे हमने ये देखा है कि हमारे समाज में जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जैसे मैंने कहा, या जिसमें ये इच्छा है, कोई गरीब हमारे समाज का विद्यार्थी भी है, उसमें इच्छा है कि यार मुझे जो है इस गरीबी से निकलना है और इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए, मेरे ख्याल से
वो रास्ता ढूंढ लेते हैं, कुछ ना कुछ करके रास्ता ढूंढ लेते हैं। लेकिन गरीबी केवल जो है आर्थिक, जब आर्थिक गुलामी या गरीबी होती है, वो केवल आर्थिक नहीं रह जाती है, अगर वो बहुत चंद पीढ़ियों तक चले तो केवल आर्थिक नहीं रह जाती, वो सांस्कृतिक बन जाती है। इसीलिए एक ऐसा वातावरण झोपड़पट्टियों में आपको दिखेगा या गांव में उन तबकों में दिखेगा जो सदियों से गरीब रहे हैं, जिनके मन में शिक्षा के प्रति चाह नहीं है, यह एक उदासीनता है। और गरीबी इतनी है कि अगर लड़का स्कूल छोड़ के अगर काम ना करे तो घर नहीं चलेगा, तो फिर घर की लड़की भी पढ़ती नहीं है, फिर उसकी जिंदगी पूरी लकी ड्रॉ की तरह बन जाती है कि अगर नवरा चांगला भेटला जिंदगी चांगली, नवरा चांगला नहीं भेटला तो पूरी जिंदगी वाया। तो इसमें भी हमारी पूरी जो इसका पूरी पीड़ा है वो हमारे महिलाओं के ऊपर आकी पड़ती है। ये जो लकी ड्रॉ वाला जिंदगी हमारे बड़े तबके का हुआ है, तो इस लकी ड्रॉ का जो जिंदगी का नियम है, जो हमारे साथ सदियों से खेला जा रहा है, जिसमें हमारे समाज के लोग भी बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के जाने के बाद में हमारी खुद की संस्थाएं होनी चाहिए, इस पर बहुत तवज्जो नहीं दिया। अगर आप औरंगाबाद के मिलिंद कॉलेज में जाते हो, हम हाल ही में हमारे संगठन के लोग विजिट करने गए, क्योंकि हम जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं उसकी हम भूमिका बांधना चाह रहे थे, उसको समझना चाह रहे थे, और तो बाबा साहब के पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को विजिट करने गए औरंगाबाद, इस आशा से कि बाबा साहब ने बनाया हुआ है तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन उसकी इतनी बुरी अवस्था है कि अगर आप जाएंगे तो आपको रोना आएगा कि ये बाबा साहब ने अपने हाथों से इसका नक्शा बनाया था, और आपको रोना आएगा कि बाबा साहब यहां बैठते थे। क्यों? क्योंकि वहां से जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो कलेक्टर बना, बाबू इंजीनियर और प्रोफेसर बना, उसने उसको पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जो अनपढ़ गवार पॉलिटिशियन रहे हमारे समाज में, वो तो पहले ही से गरीबी से हारे थे, तो जो गरीबी से हारे उनको तो कुछ मिला, तो उनको बेचना और उनका बिकना तो बड़ा आसान था। तो ना उनमें नैतिकता थी जो पढ़ा लिखा नहीं था जो नेता बना, और ना उसमें नैतिकता थी जो पढ़ लिख के आगे बढ़ा। और जो बाबा साहब ने उस स्वर्ग बनाया था, उस स्वर्ग का खंडर आप अपनी आंखों से वहां जाके देख सकते हो। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाबा साहब के जाने के बाद हमारी खुद की संस्थाएं होनी चाहिए। और जिस जाईबाई चौधरी का मैंने नाम लिया, वो यहाँ के झोपड़पट्टियों में घूम के दिन भर उन गरीब बच्चों को पढ़ाती थी जिनके माँ बाप किसी घर में गुलामी कर रहे हैं। वो जाईबाई चौधरी भी उसके बाद में बहुत कम पैदा हुई। छायाताई को मैं जानता हूँ, छायाताई जैसे लोग जो महात्मा फुले स्कूल में पढ़ाते थे गरीब बच्चों को, अभी उस तरह की महात्मा फुले स्कूल, सरकारी स्कूल भी जो है छायाताई खत्म हो गई है, आपको ही पता है। अब वहां पे भी कोई पढ़ाने वाला ना टीचर बचा है। हमें जिस टीचर ने पढ़ाया सरकारी स्कूल में ये समझ के कि ये मेरे समाज का बच्चा है, इसके घर में ना रोटी नहीं है ढंग की खाने के लिए, तो मैं इस बच्चे को मारू ना, इसे स्नेह से प्यार से पढ़ाऊं ताकि स्कूल से भाग ना जाए। और अगर भागा तो हमारे घर में आती थी कि तू आज काउन ना अलग शाड़े। वो सिस्टम खत्म हो चुका है। वो लोग चले गए हैं जिन्होंने उन संस्था को बनाया। आज आपके बगल में एक प्राइवेट स्कूल है जहां पर किसी का बाप माँ 12-12 घंटे काम करके ये तय करने के लिए कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, वो पूरा 12 घंटा अपने शरीर को ताप के अपने बच्चों को पढ़ाता है। और जो नहीं कर सकता ये, उसका बच्चा किसी पंचर वाले की दुकान में काम कर रहा है, किसी बामन बनिया क्या गुलामी कर रहा है, गांव में किसी मराठा ठाकुर के यहाँ पे, जैसे मैंने बोला, उसकी गाली खा के उसकी गुलामी कर रहा है। ये स्थिति समाज के बड़े वर्ग की। इसलिए हमने सोचा कि हमारे यहाँ पे हमारी खुद की संस्थाएं होने चाहिए। और इसीलिए ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन ने, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ ने तय किया है कि आने वाले सितंबर तक हम सबसे पहला बड़ा रिसोर्स सेंटर यहाँ के नागपुर में खोलने वाले, जिसका नाम रहेगा सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर, हमारे समाज के गरीब बच्चों के लिए। लेकिन और ये केवल एक छोटी सी बात नहीं होगी, हम इसको गली गली तक पहुंचाना चाहते हैं, उन गरीब लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं सच में, जिनके पास जिसकी माता भी जब वो स्कूल से आता है तो कहीं काम को गई है, और जिसके पिता भी स्कूल से आता है तो कोई काम पे गए, कोई माँ नहीं है घर में जो होमवर्क करवा सके। वो बच्चा कहीं घूम रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, किसी उसके साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। ऐसे बच्चों के लिए हम कैसे एक मैकेनिज्म खड़ा कर सके जमीनी तौर पे, ये भूमिका लेते हुए हम आने वाले समय में काम करने वाले।
लेकिन साथ में आपको ये भी बताए थे कि हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है। लेकिन हमको यकीन है कि जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, हम संसाधनों को जुटाएंगे। अगर हमको समाज का पढ़ा लिखा वर्ग, नौकरी वाला लोग अगर 1 रुपया 2 रुपया नहीं दे सकता है, तो हम समाज के उन गरीबों को जाके बताएंगे कि हम जो आप ये कर रहे हैं, ये हमारे समाज के आपके लोग कर रहे हैं। अगर आप 2 रुपया कमाते हो, हमको चारा ना दो, आटा ना दो, क्योंकि ये चारा ना आटा ना आपके आने वाले भविष्य को बनाएगा। उनके बीच में रह के हम काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि जब भी आपको हमारा कोई प्रोग्राम दिखता है, जब भी आप हमारा कोई पर्चा पढ़ते हैं या कोई न्यूज़ में, पेपर में हमारा जब कोई जिक्र होता है, तो ये आप जरूर बात लोगों को बताइए कि समाज में अपने खुद के सामाजिक संगठन की बहुत ज़रूरत है। और आइस्का जैसे संगठनों को सपोर्ट करना, उसके साथ खड़ा होना, ये केवल किसी एक संगठन को खड़ा करना या उसके साथ खड़ा होना नहीं है, तो समाज के उस दबे कुचले समाज के साथ खड़ा होना है जो बहुत सदियों से अभी भी अंधेरे में है। और यदि उनको आगे हमको लाना है तो इस तरह के सामाजिक संगठन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जब भी आप आइस्का का जिक्र देखेंगे या सुनेंगे, तब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जेब में अगर 100 रुपया है, तो मैं उम्मीद करता हूं 100 रुपया में से 5 रुपया आप इस सामाजिक आंदोलन और इस सामाजिक क्रांति के सहयोग में देंगे।